नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज हम बात कर रहे हैं मौत का मेडिकल कॉलेज पर। बच्चा नहीं मिला। उदासीनता और लापरवाही के चलते भगवान की दहलीज पर एक बार फिर नवजात बच्चों को मौत का निवाला बनना पड़ा। सुरक्षा इंतजामों के प्रति उदासीनता के चलते झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष देखभाल इकाई MCQ वार्ड में आग लगने के बाद भर्ती 55 नवजातों में से 10 को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे वह दुनिया में आते ही मौत का निवाला बन गए। मेडिकल कॉलेज से उठ रही तीमारदारों की चीखें राज्य की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई जाने लगी। इससे विभत्स हादसे के कुछ घंटे बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शीर्ष अधिकारियों के साथ भले ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन इससे दुनिया से विदा हो चुके नवजातों को वापस लौटाया नहीं जा सका। 7 साल 3 माह 5 माह पहले गोरखपुर, माफ करिएगा 7 साल 3 महीने 5 दिन पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह का हादसा हुआ था। इस बार भी राहत एवं बचाव के साथ संवेदनाएं जताने और जांच और मुआवजे के ऐलान की पुनरावृत्ति की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर इन सब के बीच अपने कलेजों के टुकड़े को गंवा चुके परिवारों का, खासकर माँ बाप को इस तरह से उम्मीद टूटने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए सवाल यह है कि हादसों और मौतों का यह सिलसिला कब और कैसे थमेगा, ये भरोसा विकसित कैसे किया जाएगा। बच्चा नहीं मिला। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के ज्यादातर तीमारदार मानसिक और शारीरिक पीड़ा के बीच कमर सीधी करने के उपक्रम में थे। इसी बीच विशेष देखभाल इकाई वार्ड में लोगों को धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन देखते ही देखते आग ऐसी विकराल हुई कि वार्ड में भर्ती 55 में मात्र 45 बच्चों को ही सकुशल निकाला जा सका, जबकि 10 नवजात की वार्ड और बेड पर ही मौत हो गई। इससे वार्ड ही नहीं, पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में करुण क्रंदन गूंजता रहा। तमाम तीमारदार इधर उधर भागते हुए पथराई आंखों से किसी मसीहा को तलाशते रहे। बच्चा बड़ी मशीन में जंग देखिए तो बड़ी मशीन में है बच्चा, सीरियस है। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई। सो बच्चा निकाले सो हमें सबको दे गए। हमने मोरी ले रही, हमारा मोरा नहीं मिलो, मोरी पाया हमारा बच्चा। इमरजेंसी में देखा आपने बच्चा अपना? इमरजेंसी में देखा बच्चा अपना? नहीं, हमारा तो बच्चा चिन्हाए है, टीका लगा कार टीका बच्चा नहीं मिला। नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की ले दे गई ढंग धन्ना सब जाके। हम वो बेटा बेटी सामने में वापस दे रहा बच्चा का उनको। कौन आग लगी तब आप थी वहाँ पे? हाँ, कैसे बच्चों को निकाला गया? कितने बच्चे जाली टूट के निकाला था। क्या हुआ? कितने बच्चे फंसे थे? बहुत सारे बच्चे थे, बताए भी नहीं कितने सारे बच्चे। इसके बाद में ना नहीं अच्छा, जो अंदर जो कितने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया? आगे वाले कमरे के कुछ बच्चों को निकाला पाए, 4-5 बच्चों को, बाकी के बच्चे जल गए हैं। वहाँ से जले हुए निकल रहे हैं। भी खाक हो गई और मशीनें भी आगे बहुत जल रही थी, खिड़की तोड़ के निकाल रहे थे उसमें से जले बच्चे। हम एक बार आपको हम एक बार मेरा भी बच्चा चलिए प्रशासन लगा हुआ है।
विशेष इकाई वार्ड में परिजनों से अधिक जिम्मेदारी स्टाफ की रहती है। इसके बावजूद सभी बच्चों को बाहर ना निकाला जाना स्टाफ की मौजूदगी और संसाधनों की उपलब्धता पर सवालिया निशान लगा रहा है। घटना के बाद जहां मरीजों के तीमारदार बदहवासी में बचाव की गुहार लगाते इधर उधर दौड़ते दिखाई दे रहे थे, तो वहीं आग के तांडव के बीच वार्ड के अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वार्ड का प्रवेश द्वार बुरी तरह से धधक रहा था। बता दें चले कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही अगस्त 2017 में मुख्यमंत्री का गृह जिले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से इलाज के लिए भर्ती 60 बच्चों की मौतों से प्रदेश के साथ देश दहल गया था। घटना के लिए जिम्मेदारी ठहराते हुए दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सरकार और शासन ने भरोसा दिलाया था कि आगे पुनरावृत्ति रोकी जाएगी। लेकिन अब एक और मेडिकल कॉलेज के नवजात बच्चों के वार्ड में आग लगने के बाद भी भर्ती सभी मासूमों को बचाया नहीं जा सका है। हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारियों के निर्देश पर करीब 15 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और बुलावे पर सेना के जवानों ने भी घटनास्थल पहुंचकर राहत और बचाव के प्रयासों को अंजाम दिया। कुछ घंटों के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन कलेजे के टुकड़ों को गंवाने वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कभी कोई मां दहाड़ मारकर बेहोश होती रही, तो वहीं पिता भी मजबूरी में सिस्टम को कोसने को मजबूर होते रहे। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ कुछ घंटों बाद ही लखनऊ से झांसी का सफर पूरा कर वीरांगना मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हालातों को समझा है। उन्होंने वार्ड से सुरक्षित निकाले गए सभी बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार के लिए दिए जाने का दावा भी किया है। डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए जाएंगे। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग देख रही भाई, एक बार बहुत ऐसे थे, लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। 23 बच्चे एडमिट हैं और 10 की कैजुअलिटी की जो सूचना है वो पहले से भी आप लोगों के पास है। और बच्चे जो कुछ लगभग उनकी पहचान भी हो गई है। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई, ज्यादा जले हुए हैं, उसकी पहचान की भी कोशिश की जा रही है। और प्रशासन की ओर से रात में ही पीएम करने की तैयारी है और जो भी अधिक से अधिक सहयोग और प्राथमिकता के आधार पर इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के लोगों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बचाया है। देखिए, ये दूसरी बार आग लगी और भीषण आग है और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हैं। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कहा कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न यूनिट में शिफ्ट करा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहे हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। केवल परिजन नहीं, पूरा
बुंदेलखंड, खासतौर से झांसी, इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को गंभीर रूप से मामले की स्तरीय जांच कर दोषियों को दंडित और आगे पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करने पर भी जोर दिया है। हादसे के शिकार परिजनों को शासन के द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की है। साथ ही घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। सरकार शासन की 12 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब कर स्वयं की संवेदनशीलता साबित की है। पिछले हादसों की तर्ज पर जिम्मेदारों को दंडित भी किया जाएगा। हालांकि अब जरूरत है कि हादसों की संभावनाओं को समाप्त करने पर जोर दिया जाए और साथ ही ऐसे संवेदनशील स्थानों पर त्वरित उपयोग के लिए संसाधन जुटाते हुए उपयोगी साबित करने पर भी जोर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित एक्शन लिया और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही प्रायोरिटी पर रखते हुए किस तरीके से रेस्क्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। शुक्रवार देर रात घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने रातों रात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा। मुख्यमंत्री ने पूरी रात घटनास्थल से पल पल की जानकारी लेते रहे, टीवी पर भी नजर बनाए रखी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना में आज समय कॉल कवलित नवजात बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने झांसी के मंडलायुक्त और DIG को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक्शन लिया, 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी, ब्रजेश पाठक ने 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए। और एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको फिर से दिखाते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में कब मतलब कैसे ये चीजें इतनी विकराल हो गई। आग की लपटें, हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार। NICU के अंदर अचानक आग की लपटें उठने लगी जिससे गलियारे में धुआं भर गया। कोई समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ चीख पुकार का माहौल था। स्टाफ इधर उधर दौड़ने लगा। दरअसल अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क गई। स्टाफ और वहां मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन देखते ही देखते आग भयंकर लपटों में तब्दील हो गई। पचास से ज्यादा बच्चा वार्ड में भर्ती थे। शुक्रवार रात के करीब 10:30 बज चुके थे। अस्पताल का रूटीन हर दिन की तरह था। स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था। डॉक्टर्स काम कर रहे थे। माँ बाप इस इंतजार में थे कि कब वह अपने नन्हे मुन्नों को घर ले जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अगले 10 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। माँ बाप की मानो दुनिया ही उजड़ गई। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे तो ये आग और तेज़ी से फैलने लगी। बच्चों के बेड से लेकर वहाँ मौजूद एक चीज़ धधकने लगी और 10 बच्चे पूरी तरह से जल गए। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। स्टाफ से लेकर मरीज और उनके तीमारदार तब सब घबराए हुए थे। खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने वहां का मंजर बयां किया। कहा कि आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी वार्ड के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कोई भी भीतर नहीं जा सका। डॉक्टर्स भी बाहर थे। अग्निशमन दल और राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और काफ़ी बच्चों को बचाया। झुलसे बच्चों का इलाज
किया जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उनकी सूचनाएं एकत्र की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन मोहर ने बताया है एनआईसीयू में वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। और इसी पर खास हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता जो रात से इस पूरी खबर पर हैं। ताहिर हसन है सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र दुबे हैं अग्निशम अधिकारी रहे हैं। कुलदीप, फिलहाल मंजर क्या है और जो और लोग थे, जो और बच्चे थे, उनकी कंडीशन कैसे, पहले तो इस पर अपडेट दीजिए कुलदीप। देखिए, ये वार्ड नंबर 5 को आकस्मिक सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। सारे स्टाफ को वहाँ ट्रांसफर किया गया है, सारे बच्चे वहाँ भेजे गए हैं। वार्ड नंबर 5 के बाहर सारी व्यवस्था की गई है जिससे कि बच्चों को दिक्कत का सामना न करना। इस सब पूरे मेडिकल कॉलेज के सभी गेटों पर भीड़ है। ये गेट नंबर 2 है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड ये है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए जिससे कि जो बच्चे इस हादसे में कालकलविश हो गए उनकी पहचान हो सके, जिन लोगों के बच्चे नहीं मिल रहे हैं उनकी शिनाख्त हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफरा तफरी में किसी दूसरे के पास चले गए, उनकी पहचान हो सके। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। जहां पर ये घटना घटी थी उसको पूरा सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ का पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर सारी व्यवस्था की गई है। तो देखिए, लगातार ये नारेबाजी पीछे चल रही है। डिमांड ये हो रही है कि इसके अंदर मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, पूरा का पूरा जो डीएनए है डीएनए टेस्ट कराया जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति ये ना हो सके कि उसका बच्चा किसी और के पास चला गया। इसके अलावा जो मेडिकल टीम है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले को देख रही है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है। डॉक्टर एनएस सेंगर खुद हर जगह मौजूदगी दे रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार राउंड ले रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया बीते 16 घंटे से लगातार मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर अब बात होती है कि इसमें गलती कहाँ हुई। इसमें मेन बात जो सामने ये आती है कि इसके अंदर जो सिलेंडर थे जिनसे आग बुझाई जानी थी वो एक्सपायर डेट के सामने आए। ये लापरवाही कैसे हुई? यदि आग पर तुरंत काबू हो जाता तो शायद ये मंजर ना देखना पड़ता। उसके अलावा जिस जगह पर जिस वार्ड में 18 बच्चों की व्यवस्था थी वहां पर 50 बच्चे भर्ती करने का क्या मकसद था? 50 बच्चे भर्ती करने के लिए जो उनको इंस्ट्रूमेंट थे उनको एक्सटेंशन तार के माध्यम से सपोर्ट दिया जा रहा था। उसी में आग लगी, उसके बाद ये आग भड़क गई। वहां पर जो सारी मशीनें थी वहां पर स्ट्रेंथ थी 18 बच्चों की, जबकि बच्चे वहां मौजूद थे 50। ये भी एक हादसे का बड़ा कारण। इसके अलावा जो वहां पर निकलने आवाजाही के जो 2 गेट थे, दोनों गेट में से एक गेट लॉक था और एक गेट में धुआं भर जाने की वजह से वहां पर ये पूरी टीम एंट्रेंस नहीं कर पाई। ये सारी बातें इनका फेलियर है। अब बात करते हैं कि ये इसके अंदर अच्छी बात कौन सी? इसमें अच्छी बात यह है कि विंडो को सही वक्त से तोड़कर मेडिकल कॉलेज की टीम अंदर चली गई, लोग अंदर चले गए और वहां से अंदर से जो बच्चे जीवित थे, सही थे, उन सबको बाहर निकाल लिया गया। अन्यथा ये मौत का आंकड़ा आगे जा सकता था। कई सारी ऐसी बातें हैं जहां पर आवश्यकता है कि ध्यान दिया जाए, लेकिन यहाँ पर काबिल तारीफ ये भी है कि कई सारे अधिकारी कर्मचारी रात को झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार, एसएसपी झांसी सुभाष सिंह, डीआईजी झांसी, कलानिधि लखानी, झांसी कमिश्नर दुबे जी, ये सारे लोग मौजूद थे और लगातार इंस्पायर कर रहे थे कि इस पूरे के पूरे मंजर को काबू किया जा सके और अब जाके स्थिति सामान्य। लेकिन उन 10 बच्चों की मौत को डिफाइन कोई नहीं कर पा रहा ये हादसा क्यों। बिल्कुल, आप बने रहिए और भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए कुलदीप। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और सीधा डॉक्टर रविंद्र शुक्ला के पास चलेंगे। बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। रविंद्र जी, अगर बात की जाए तो लापरवाही तो है, ये लापरवाही ने ही 10 लोगों की जान ले ली। 10 बच्चे जो इस दुनिया में कुछ सोच भी नहीं पाए, उनके पिता नाम तक नहीं सोच पाए हुए उनके,
और उनको किस तरीके से निकाला है, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। वो तस्वीरें जो देखेगा मुझे लगता है कि वो अपने आप को रोने से नहीं मजबूर, रोक ही नहीं सकता। रविंद्र जी, देखिए, नवजात शिशुओं की मौत निश्चित रूप से हिला देने वाली है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो स्थिर नहीं रह सकता, विचलित हो ही जाएगा ना। बहुत दर्दनाक है। और ये मैं कहता हूं कि ये जब दुर्घटना या हादसा होता है तो ना तो किसी का उसमें इच्छा होती है, ना कोई चाहता कि ऐसा हो, लेकिन हुआ है। अब सवाल उठता है कि जहां पर 18 बच्चों की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, 18 बच्चों के लिए स्वीकृत था, 2012 में ये वार्ड बना था, और 18 बच्चों के स्थान पर ये 49 बच्चे क्यों थे? 49 थे, 50 थे, ये 49 बच्चे क्यों थे? तो एक प्रश्न उठता है कि अगर कोई नवजात शिशु पैदा हुआ जिसको तत्काल इंक्यूबेटर की जरूरत है या तत्काल एड की जरूरत है, तो क्या करेंगे? तो क्या उसको मरने देंगे? क्या उसको बिल्कुल कहीं कोई अगर उनके पास उपलब्धता नहीं है किसी चीज, तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी आपात में जो व्यवस्था होती है उसमें ये होता है। अभी देखिए, आप जो वार्ड हैं, हम ही किसी को पीजीआई में एडमिट कराते हैं तो सुपरिटेंडेंट से हाथ जोड़ते हैं, प्रभु एक बेड डलवा दो, कोई व्यवस्था कर दो। तो स्वाभाविक रूप से मरते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अगर टेबल पर भी लिटा करके उसको वो दिया जाता है, इलाज किया जाता है, तो उसको भी गलत नहीं मानना चाहिए। इसमें भी यही हुआ है। और ये केवल इसी में नहीं है, मैं तो चूंकि लंबे समय तक यहाँ का विधायक भी रहा हूँ और ये वार्ड भी हमने बहुत सारे बनवाए हैं, उसमें मैंने इंक्यूबेटर भी बहुत सारे खरीदे, दिलाए, इसलिए हम बहुत नजदीक से इन चीजों को जानते हैं। एक इंक्यूबेटर में 2-2, 3-3 बच्चे लिटाए जाते हैं क्योंकि क्षमता नहीं है। उतनी क्षमता जितनी है उससे ज्यादा बच्चे आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आपात व्यवस्था की जाती है और उसमें उनको किया जाता है। इसमें क्या हुआ है, देखिए, जहां तक सवाल ये है कि उनको एक्सटेंशन बोर्ड लगा के उनको एक सबको जोड़ा गया। एक्सटेंशन बोर्ड में स्पार्किंग होती है और वो आग लग जाती है उसमें, और वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें आग पहुंच जाती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में जैसे ही आग पहुंचती है वैसे ही वो आग विशाल रूप ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है। देखिए, मजेदार बात कि हम बधाई देंगे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टाफ को कि उन्होंने जित तेजी के साथ निर्णय लिया। क्योंकि ऑक्सीजन की बहुलता थी, इस कारण से आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। वहां के इक्विपमेंट्स उन्होंने प्रयोग किए लेकिन नहीं हो पाए। उन्होंने तत्काल खिड़की तोड़ी और तोड़ करके उसमें कूदे, यानी आग के अंदर कूदे। इसके लिए सारे देश को, सारे लोगों को बधाई देना चाहिए, उन्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक नर्स है जिसका नाम मेघा जेम्स है, उसके तो पैर जल गए, उसके चप्पल में आग लगी, उसके सलवार में आग लगी, सलवार उसे उतारनी पड़ी उसी जगह पर उतारनी पड़ी। अब आप कल्पना करिए किन परिस्थितियों में इन 39 बच्चों को बचाया गया। और एक बात और आपको सूचना दे रहा हूं जी, मेरी पूरी जानकारी है, पुष्ट जानकारी है कि इन 39 बच्चों में कोई भी हताहत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने कम से कम 39 बच्चों को तो चलिए मैं आऊंगा डॉक्टर रविंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास, ताहिर हसन के पास चलूंगा। मैम, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे क्या पूछना चाहिए, लेकिन ये 10 नवजात, जब मैं सुबह या रात में जब मुझे ये खबर पता चली, मैं रात से टीवी देख रहा हूँ, मैं एक्स पर देख रहा हूँ, वीडियोस आ रहे हैं, जब उन बच्चों को माएँ चिल्ला रही हैं, कोई पिता अपने बच्चा, वो किसका बच्चा वो लेके जा रहा है उससे भी नहीं जानकारी है। ये तो हृदय विदारक घटना है। मतलब कोई बहुत ही पत्थर दिल होगा जो ये घटना को देख के ना पिघले, लेकिन मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। देखिए, बहुत दुखद है, सही बात है। मैं भी देख रही हूँ और सुबह भी देखा मैंने कि इस तरह के पूरा वीडियो चल रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है, और ये पूरा दिखाता है कितने संवेदनहीन हम हो चुके हैं।
अब देखते हैं, एक घटना होती है फिर बढ़ जाते हैं आगे, और किसी भी जान की कीमत पैसा नहीं होता। देखिए, उस माँ ने जो 9 महीने अपने पेट में रखा है, अपना खून पिलाया है, अपना दूध पिलाया है, उस बच्चे को पैदा किया है, इसलिए नहीं पैदा किया कि उसको 5 लाख 10 लाख रुपया मिल जाएगा, उसका बच्चा चला जाएगा। उस माँ के बारे में सोचिए। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर मार्जिनलाइज क्लास के हमारे लोग आते हैं। अगर वहां पर 18 लोगों की जगह थी तो 18 रखना चाहिए था। और आप कैपिंग कीजिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे क्यों नहीं करते हैं? करके वहां पे एडमिट कराइए, वहां तो लूट बची है। अगर आपके पास, यहाँ मैं मानती हूँ कि सरकारी अस्पताल में ज्यादा लोड है हमारे डॉक्टर और नर्सेस, तो आप प्राइवेट पे कैपिंग क्यों नहीं करते भाई? कि प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, वो तो रखेंगे नहीं गरीब के बच्चे को। एनआईसीयू में तो उसका खेत बाड़ी और महिला का जेवर सब बिक जाएगा वहां पर। तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट कीजिए, या आप अपने एनआईसीयू बढ़ाइए। और दूसरी बार, आपके एक्सटिंग्विशर्स जो थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो एक्सपायर हो गए थे। किसी एनआईसीयू में जहां पे नवजात बच्चे रहते हैं, वो एक्सपायर कैसे रखे? पूरा एक जर्नलिस्ट उनकी फोटो ले लेके दिखा रहा है कि देखिए ये कुलदीप जी ने ही वो खबर, हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी तो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये पूरी खबर करी। ये नौनिहाल हमारे देश के नौनिहाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत वो, मैं मानती हूँ कि नर्स को बिल्कुल सलाम करना चाहिए, इसने कोशिश की इस ऐसे हालात में जाने की, उन डॉक्टर्स ने की। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि अगर एनआईसीयू कम था तो इसकी एप्लीकेशन जानी चाहिए थी, एनआईसीयू में जगह बढ़नी चाहिए थी, और इसको बढ़ाना चाहिए बेड्स को। आपको ये समझना होगा कि मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे जाते हैं, यहाँ पे जो जनता जाती है वो मार्जिनलाइज क्लास की है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वहां 18 से 19वां नहीं है तो हम मेदांता में और कहां ले जाएंगे। इस देश की जनता है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि हेल्थ और एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट, वो एक एक जन को मिलना चाहिए, और अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए। ये उनका राइट है, हमारे संविधान में निहित है, इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। जहां भी ये गलतियां हुई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तुरंत फिक्स कीजिए। जहां भी हुआ है ये गलतियां, एक्सटिंग्विशर्स जो एक्सपायर्ड रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, और क्यों नहीं चेक क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो चेक क्यों नहीं हो रहे भाई। अगर आप वहां पर आग को बुझाने की जगह आप पेट्रोल रख देंगे, वो तो पेट्रोल का भी काम नहीं कर रहे ना, वो तो पेट्रोल का काम कर गए। जब उनसे आग बुझी नहीं और हवा मिली, उन्हें सिर्फ हवा मिली और हवा। से मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये कहना है सबसे बड़ा प्रदेश है ये राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है। मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन लीजिए। बिल्कुल, जब मैं कुलदीप के पास चलूंगा फिर मैं सुरेंद्र चौबे का रुख करूंगा। कुलदीप जरा आपके आसपास मुझे परिजन पूछना चाहे, अगर कुछ वो बात करना चाहें। कुलदीप, अगर कोई परिजन आपके करीब हो, उनसे जरा बात कर लीजिए, अगर वो बात करें तो। कुलदीप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ये इस वक्त यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये जाम के हालात से बने हुए हैं और पुलिस बल मौजूद है। अभी ये काफी आक्रोशित है, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी एक डिमांड थी कि उन बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। इस डिमांड को मान लिया गया है, बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे के पास ना पहुंच जाए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आग से इतना झुलस गए हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उन सभी का डीएनए कराया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी समर्थित लोग यहाँ पहुंचे हैं और देखिए ये लगातार ये प्रयास ये हो रहा है, जिस तरीके से ये लोग आगे पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, आगे एडीएम झांसी भी है और पूरे यहाँ के सीओज मौजूद हैं और ये एसपी सिटी मौजूद है और इनका जो बातचीत हो रही है, आप देख पा रहे होंगे जी बिल्कुल कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रयास ये कर रहे हैं कि माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन किया जाए। गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 को खोलकर सड़क पर जाने की कोशिश, जिसको यहाँ एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार मौजूद है और वो व्यवस्थित कर। जी बिल्कुल। अब मैं जरा
कुलदीप, जब आप वहाँ पर मौजूद थे, जब सिलेंडर्स की तस्वीरें आपने देखी, जो सिलेंडर वहाँ पर रखे थे अग्निशम के लिए, फायर एग्जिट की बात होती है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा है कि वहाँ पर बाकायदा एक पाइप लगा होता है, कभी ऐसी स्थिति में होता है तो आप इससे वाटर सप्लाई करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। लेकिन जब आपने वो सारे सिलेंडर्स देखे, जब वो एक्सपायरी थे, उस पर अधिकारियों से कुछ बात हुई क्या कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। अभी प्राथमिकता ये है कि जो बच्चे सुरक्षित हैं उनका जीवन 100% बचाया जाए, क्योंकि वो बच्चे हैं जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तब उनको यहाँ पे लाया गया था। वो अब आग की जद में नहीं है, लेकिन उनको बीमारी है, जो दिक्कत है उसका इलाज किया जा रहा है। वो सारी टीम है। उसके अलावा जिनके घर में जिनके बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है, वो सारे लोग आक्रोशित हैं और कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग गेट नंबर 2 पर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी प्रशासनिक मशीनरी अभी इस समय इस बात पर प्रयासरत है कि अभी माहौल को संभाला जाए, सुधारा जाए। इन सारी बातों के जवाब के न्यूज जरूर लेगा, क्योंकि के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और इसके माध्यम से जो कमियां मिली हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी की पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुए, हो सकता है उसमें आज टाइम लग जाए, हो सकता है कि आज शाम हो जाए, कल सुबह हो जाए, लेकिन एक एक सवाल का जवाब यहाँ पे लिया जाए। बिल्कुल, आप बने हमारे साथ सुरेंद्र चौबे हैं, पूर्व मुख्य अग्निशम अधिकारी हैं। सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें तो अग्निशम विभाग भी समय समय पर रूटीन चेकअप करने जाता है सरकारी जगहों पर, क्या यहाँ पर नहीं जा रहा था? क्या ऐसा क्यों हो जाता है कि हम लोग चेक कर नहीं पाते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कितने अग्निशम के क्या क्या इंतजाम आपके यहाँ हैं? सुरेंद्र, झांसी मेडिकल कॉलेज में जो ये अग्नि दुर्घटना हुई है, जिसमें काफी बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, तो देख करके पूरा देश स्तब्ध है और सभी लोग काफी दुखी हैं। पूरा देश इनकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जो भी कभी कोई मेडिकल कॉलेज बनता है या जो चल रहा है, उसमें हर जगह फायर इंस्टॉलेशन की व्यवस्था होती है और हमेशा रूटीन चेकिंग उसकी होनी चाहिए। जो आईसीयू में या एनएसयू में जो भी बच्चे यहाँ भर्ती रहे हैं, वहाँ पर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है। जब भी कहीं कोई अगर दुर्घटना होती है तो आपका हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना निहायत जरूरी है। और वहाँ जो भी स्टाफ है, चाहे सुरक्षा के अधिकारी हो, चाहे वहाँ नर्सिंग स्टाफ हो, सबको चलाना आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती बरत रखी है कि जितनी भी संवेदनशील स्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, होटल है, हॉस्पिटल है, मेगा मार्ट है, शॉपिंग सेंटर है, और फायर स्टेशन की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। यहाँ जो दिखाया जा रहा है कि फायर स्टेशन जो पुराना लगा हुआ था, तो वहाँ उनका जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए था कि समय समय पर उसकी रिफिलिंग करवाते रहना चाहिए था। उसके लिए सरकार हमेशा बजट भी देती है, बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, हॉस्पिटल के लिए होती है। तत्काल में मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर चलना चाहिए, हमेशा वहां चलना चाहिए, हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इस घटना में फायर ब्रिगेड जवान तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर उन्होंने धुएं में घुस करके रेस्क्यू वर्क भी किया, फायर पार्टी का भी काम अच्छे ढंग से किया, लोकल प्रशासन ने भी अच्छी समझदारी का परिचय दिया है। सभी लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। भैया फ्री होगा क्या? जो भी अभी लाइव चलेगा हमारा, वहां पर जो भी हॉस्पिटल का प्रशासन है उसको हमेशा एक रूटीन चेकिंग में एक जिम्मेदारी किसी न किसी को फिक्स करनी चाहिए, देनी चाहिए थी। तो वहां पर फायर सेफ्टी ऑफिसर की भी नियुक्ति करना चाहिए था, ताकि वो हमेशा वो देखते रहते हैं वहां पर, हर महीने में एक बार उसको चेक करते रहे, वो चला करके देखते रहे वहां पर। जहां तक जो है शॉर्ट सर्किट की बात हुई है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों हुई, एक जांच का विषय है। जांच विषय होने के बाद ही कि वहां पर जो है लोड ज्यादा था या कहीं की और कोई फॉल्ट आया है, किस कारण से फॉल्ट आया है, वो जांच करने के बाद ही पूरा पता चल पाएगा। बिल्कुल, मैं जरा फिर से रविंद्र शुक्ला जी के पास चलूँगा। रविंद्र जी, अब इसमें आप क्या कहेंगे कि जो वहाँ पर आग बुझाने के लिए सिलेंडर थे वो एक्सपायरी थे, अब तो 2024 भी ख़त्म हो रहा है, वो 2023 के एक्सपायर थे। मैं मानता हूँ अगर दिसंबर में है या वो पिछले महीने अगर हो रहे होते तो मैं मान सकता हूँ कि भाई 10, 15, 20 दिन आदमी नहीं देख पाया चूँकि, लेकिन 1 साल का अंतर, स्वास्थ्य मंत्री गए होंगे, CMS जाते होंगे, प्रिंसिपल साहब जाते होंगे, डॉक्टर्स जाते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चलिए घटना छोड़ दीजिए, अमूमन ऐसे चेक कर लें कि भाई ये आज ये होना है, तो राउंड पर तो निकलते होंगे ना।
क्या राउंड पर भी नहीं निकलते होंगे मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लोग? अब ये किसका फेलियर है? ये किसका फेलियर है? जी, अगर वो जैसा ने अवस्थी जी कह रहे हैं जी, या आप कह रहे हैं, अगर ये सत्य है तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। एक सेकंड में मैं आपका एक मिनट लूंगा रविंद्र जी, मैं एक मिनट में आपका लूंगा। जरा वो तस्वीरें फिर से दिखा दी जाए जो सिलेंडर वहां। एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाए। जी जी मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, मुझे जो बताया गया कि वहां पर 4 सिलेंडर यूज हुए, वो चारों सिलेंडर वहां पड़े हुए हैं। वो चारों सिलेंडर जो है वो फरवरी में चेक हुए हैं और फरवरी की डेट पड़ी हुई है उसमें, ऐसा मुझे बताया गया है। और ये भी बताया गया कि दरवाजे तोड़े गए हैं कमरों के, तो उसके बगल में एक कमरा था जिसमें बहुत सारी अनयूज्ड चीजें, निष्प्रयोज्य चीजें भरी हुई थी, उसमें कुछ सिलेंडर भी थे। देखिए क्या होता है, जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो बचने की कोशिश की जाती है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक बार नहीं कई बार मंत्री रहा हूं और कई बार विधायक रहा हूं, स्वाभाविक रूप से लगातार सक्रिय रहता हूं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये बचने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए मैं तो सीधे सीधे कहता हूं इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ये है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी तरह से। और जो स्थिति है, हमारे उप मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री वो हैं और प्रमुख सचिव यहाँ आ गए हैं रात को ही सवेरे। इसके अलावा पूरा प्रशासन, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, सारे के सारे रात भर से लगे हुए हैं। ये तय मान लीजिए कि कोई भी अगर लापरवाही है तो 100% कार्रवाई होगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दो स्तरीय जांच होगी। आज देखिए 3 स्तरीय, मैं रविंद्र जी में त्रिस्तरीय अलग, हाँ, एक जो विभागीय मंत्री ने दिया है वो त्रिस्तरीय है जी, लेकिन एक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी बिल्कुल, उसमें कमिश्नर साहब, मंडलायुक्त और हमारे डीआईजी जी, दोनों की कमेटी आज रात तक उनको रिपोर्ट दे देगी। जी बिल्कुल, 12 घंटे में देनी है वो। हाँ, 12 घंटे में देने के लिए कहा गया, तो उनको रिपोर्ट और त्रिस्तरीय जांच का आदेश जो है उप मुख्यमंत्री ने दिया है। विभागीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रमुख सचिव भी बैठे हुए हैं। ये तो आप निश्चित जान लीजिए कि कार्यवाही तो होगी। अगर रत्ती भर भी इसमें नेग्लिजेंसी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, ये तय है। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहन कह रही थी ताहिरा जी कि व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। देखिए, जिस तरह का दबाव जनसंख्या का है, आप ये कभी नहीं कर सकते कि जो मांग है उसको हमेशा एकदम से पूरा कर दें, ये संभव नहीं। और प्राइवेट में भी आप जरा जाके देख लीजिए बहन जी कि प्राइवेट में भी जहां 10 लोगों को एडमिट किया जा सकता है वहां पर 20 एडमिट हैं, वहां भी जगह नहीं है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को निश्चित रूप से। और एक बात और बता दूं, यहां केवल गरीब लोग नहीं जाते, इसमें रवीन शुक्ला भी इलाज कराते हैं। अभी मुझे मालूम मंडलायुक्त के ससुर साहब भी वहीं एडमिट हैं, वो भी एडमिट है भाई। तो इसलिए सब जाते हैं। और जितना मेडिकल कॉलेज के ऊपर भरोसा है इतना प्राइवेट पर भरोसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेडिकल कॉलेज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो किसी भी तरह से प्राइवेट पर उतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट जो जितने भी संस्थान हैं वो उसमें धन उनके सोच में रहता है, लेकिन यहाँ अनुसंधान सोच में रहता है, यहाँ सेवा सोच में रहती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह के यहाँ के कर्मचारियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपनी जान पर खेलकर और बच्चों को बचाया है, काबिले तारीफ है। जितनी प्रशंसा की जाए मैं उनको प्रणाम करता हूं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल रविंद्र जी, ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही। ताहिरा जी, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि ओवरलोडेड है हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स। आप मेरी लाइन सुनिए। और मैंने ये भी कहा था कि कैपिंग कीजिए, वो लूट का अड्डा है, वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी चला जाए। मेरे भी ऑपरेशन सब केजीएमसी में ही हुए हैं, क्वीन मैरी में हुए हैं। जाहिर है, मुझे भी पता है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। और जितना वहां पर वर्कलोड, आप क्वीन मैरी जाके देखिए, अनाउंसमेंट होता है माइक से, इतनी महिलाएं होती हैं वहां। कौन महिलाएं होती हैं? मोस्टली हमारा मार्जिनलाइज और मिडिल और लोअर क्लास वहां होता है मैक्सिमम। और ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, इन पे मैं भी आपसे कहती हूँ, मुख्यमंत्री भी सुने हमारी यहाँ से पुकार, इन पे कैपिंग की जानी चाहिए। अब इट्स हाई टाइम। हमारे सरकारी अस्पताल, हमारे मेडिकल कॉलेज ओवरलोडेड है, हमारे डॉक्टर्स ओवरलोडेड है, नर्सेज ओवरलोडेड है।
इसलिए इन पे कैपिंग करना बहुत जरूरी है कि इनके ऊपर भी लगाम खींची जानी चाहिए। कुलदीप के पास फिर से चलेंगे। कुलदीप, अगर हम देखें ना, जैसे अधिकारियों ने मोर्चा सही समय पर संभाला, हमने देखा जिस तरीके से रात में सबने अपने अपने मूल रूप से सही काम किए, लेकिन बड़ी बात यह थी कि 10 नवजातों ने अपनी जान गंवा दी। सिलेंडर की बात हुई तो ये कहा गया आप वहाँ मौजूद थे, आप और अच्छे से तस्दीक कर देंगे ये, जब आप जहाँ पर उस टाइम लाइव में आपने चीज़ें दिखाई कि ये वो हमारे पीछे सिलेंडर है, ये एक तस्वीर उसमें से एक है, जिनमें लगातार 2, 4, 6 सिलेंडर जो रखे थे सब में डेट बाकायदा 2023 की पड़ी थी। ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिए कुलदीप जी। अब आप सुन नहीं पाया तो आप थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल कुलदीप, मैं ये कह रहा था, जब सिलेंडर को लेकर बात हो रही थी कि जो फायर एग्जॉस्टर थे वो सब एक्सपायरी डेट के थे। अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि उनमें से कुछ काम भी हुए, लेकिन ये कुछ ही सिलेंडर हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उनकी संख्या क्या थी जो एक्सपायर हो गए थे, और ये क्या अंदर NICU के आसपास कहीं लगे थे या सिर्फ वहाँ बाहर रखे हुए थे? ज़रा इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये जो जहाँ पे खिड़की तोड़ी गई है उस खिड़की के बाहर का जो बरामदा है, उस बरामदे में तकरीबन 8 से 9 सिलेंडर रखे हुए हैं। उनमें से अधिकतर पे जो डेट अंकित है वो अंकित है 2023 की। उससे ये लगता है कि यहाँ पर जो सिलेंडर थे वो निष्प्रयोजित थे और उनका काम यहाँ पर नहीं हुआ, उनकी डेट निकल चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो रवि जी ने बात रखी अपनी के बगल में ही कमरा था और आनंद फानंद है, अफरा तफरी में, क्योंकि दोनों गेट लॉक हो चुके थे, दोनों गेट नहीं खोल पा रहे थे धुएं की वजह से, तब खिड़की तोड़ी गई। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर सिलेंडरों को निकालते वक्त कुछ ये सामान भी बाहर निकल के आया हो, लेकिन इन सारी बातों को केवल अंदाज पर बात संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जांच बेहद जरूरी है। और जांच के बाद यदि ये पाया जाता है कि यहाँ पर ऐसे सिलेंडर थे जिनकी डेट निकल चुकी थी, तो ये बच्चों की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ था और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात होती दूसरे वाले पहलू की कि जिस तरीके से अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स की टीम ने आनंद फानंद में जितनी तेजी के साथ इस पर वर्कआउट किया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि के न्यूज की टीम ने उस जगह को देखा है। वहां पर जो वो विंडो का साइज है, वो विंडो का साइज 2.5 बाई 3.5 का है, जो कि जमीन से तकरीबन 4 से 5 फुट ऊंची है। उतनी आग अंदर है, आग के अंदर कूद कर बच्चों को बाहर निकालने का मादा सोच कर भी जान हिल जाती है। और ऐसी कंडीशन में मेडिकल कॉलेज के अधिकारी कर्मचारियों ने वहां पर काम किया, तो ये उनकी तारीफ की बात जरूर है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि 10 बच्चों की मौत हुई है। इस मौत के पीछे के कारण को ढूंढना और उसका निस्तारण बेहद जरूरी है, जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। इसके अलावा इस घटना से एक बात और सामने आती है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के सामने दर्जनों नर्सिंग होम खुले हुए हैं जो कि मानक के विपरीत चल रहे हैं, और उन नर्सिंग होम के खिलाफ भी अब तक पर्याप्त कार्यवाही नहीं हुई है। दमकल महकमा मौन रहता है, उसका वहां पर कोई ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से वो लोग फल फूल रहे हैं। इस तरह का हादसा प्राइवेट नर्सिंग होम में ना हो, इस बात को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज के सामने बने हुए प्राइवेट नर्सिंग होम की एक बार पड़ताल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर केवल 48 बच्चे थे। बाहर ऐसे कई सारे अस्पताल हैं जहां पर 20 बेड से लेके 50 बेड तक की व्यवस्था की गई है, और वहां पर भी मानक का इंतजाम नहीं है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम थी, नर्सिंग स्टाफ था, सुरक्षा कर्मी थे, तुरंत यहाँ पर सब कुछ चीजें रिकवर हो गई। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम जो बने हुए हैं वहां पर जाने का रास्ता बिल्कुल बड़ा सवाल, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, और ये सच में एक जांच का विषय। ब्रिजेंद्र यादव हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं झांसी से। ब्रिजेंद्र जी, अखिलेश यादव ने BRD मेडिकल कॉलेज की घटना को फिर से कहा कि अब BRD के बाद ये घटना, अब सरकार को कुछ सख्त एक्शन लेने चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं अब ना हो। बिल्कुल ये बात सही है, और मैं तो मानता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेडिकल कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि CMS है जो, वो खुद अपना प्राइवेट अस्पताल खोल के चला रहे हैं। ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? सरकार हमेशा बिल्कुल अनदेखा करती है। और दूसरी चीज इसी के साथ साथ मैं कहूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पे 500 बेड का अस्पताल
जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना था, जो आज पूरा रूप से तैयार है, लेकिन उसको यूज क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आज उसे यूज किया जा रहा होता तो ऐसी घटना नहीं होती। और मैं तो मानता हूं जो इसका जो आपके बच्चों के वार्ड के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी 20 साल से जमे हुए हैं, और आखिरकार ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। और मैं देखता हूं कि इसमें कोई भी, आप ये देख लीजिए कि जो भी है सारा प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया है, उन्हीं के भरोसे पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है? आप तो चलिए ठीक है, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ है, मैं कह रहा हूँ आप वहाँ पर, मैं आपसे ये कहूंगा, कोई सरकारी डॉक्टर, वो सरकारी डॉक्टर अपने जो उसकी जो जिसकी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से वो काम करे, ना कि अपने प्राइवेट धंधे में। आप इसके साथ बाहर आप कहीं ब्रजेंद्र, आप वहाँ जिला देखते हैं, पूरा जिला अध्यक्ष हैं, आप भी कभी जैसे जाते होंगे ना, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं वो आप ही की रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट करते होंगे, एक्स पे पोस्ट करते होंगे, सोशल मीडिया पे डालते होंगे। आपने, अगर आपको सब इतनी चीज़ें पता थी तो क्या आपने कभी बताया डीएम को कोई लेटर लिखा हो, सीएमओ को लिखा हो, किसी को लिखा हो? में जो एजेंसी की कई बार जो ऐसी घटनाएं आती थी तो हम लोग मौके पर जाते थे और उसका विरोध करते थे। अभी कुछ 1 महीने पहले भी हमने इन्हीं सब कमियों के लिए हमने खुद जो यहाँ के सीएमएस हैं उनको हमारी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। बिल्कुल। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रविंद्र जी। ऐसा है जी, जरा ब्रजेंद्र जी को जानकारी नहीं है, स्वीकृत जरूर हुआ था, लेकिन उनके समय में बजट बंद कर दिया गया था, देना बंद हो गया था, उसका निर्माण कार्य एकदम रोक दिया गया था। 2017 के बाद लगातार उस पर पैसा दिया गया और वो बनकर तैयार हो गया और उसका यूज भी शुरू हो गया। तो इसलिए ब्रजेंद्र जी, ये जरूर है कि स्वीकृत हुआ, लेकिन स्वीकृत तो बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो, लेकिन पैसा नहीं देते हो। नहीं तो उसको आप कुछ क्यों नहीं करते? एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बड़े धैर्य से आपकी बात सुनी। आप मेरे अनुज हो, छोटे भाई हो, इतने वर्षों से आप खुद देख रहे हो कि हमारा किस सीमा तक इन्वॉल्वमेंट रहता। आप तो मेरे अनुज हो ना, आप जानते हो कि मैं किस सीमा तक इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा ये कहना है कि आप सरकारी जो डॉक्टर हैं, क्या आपको ये नहीं दिखता है कि ये सारे डॉक्टर प्राइवेट अपने हॉस्पिटलों में अपना धंधा कर रहे हैं? मेरे भाई आपकी सरकार में भी करते हैं और हमारी सरकार में भी करते हैं। आपकी सरकार में बंद हो जाते हैं, ऐसी नहीं। इल्जाम लगाने, देखिए पहली चीज ब्रिजेन जी मैं क्लियर कर दूं, मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मॉर्ग मेडिकल कॉलेज एक सवालिया निशान है व्यवस्था पर, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की। बेड कम और इतने ज़्यादा नवजात क्यों? एक्सटेंशन लगाकर क्या ज़रूरत पड़ गई? और उस एक्सटेंशन स्पार्क ने, उसकी एक चिंगारी ने कई घरों के दिए को बुझा दिया।